Hello friends, welcome to the Stolen Notes. Today we are going to start the new chapter which is manufacture account. मैन्युफैक्चर अकाउंट में बेसिकली ये होगा कि जब भी डिवीज़न में किसी भी वर्क के लिए कोई मटेरियल मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर अकाउंट। बेसिकली इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दूसरा है ऑपरेशन चार्जेस और तीसरा है जनरल अकाउंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये कहा गया कि फॉर ईच मैन्युफैक्चर फॉर जनरल पर्पस और स्पेसिफिक वर्क, कोई भी मैन्युफैक्चर आप करेंगे, कोई भी मटेरियल आपको मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, चाहे वो मटेरियल जनरल पर्पस के लिए हो या फिर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए हो, जब भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चर अकाउंट। इसके बाद इसमें कहा गया डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज केप्ट सेम एज वर्क्स अकाउंट्स। जैसे वर्क्स अकाउंट्स के केस में हम एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेंटेन करते थे, वैसा ही अकाउंट हम यहाँ भी मैन्युफैक्चर अकाउंट के एक्सपेंडिचर का डिटेल्ड अकाउंट वैसा ही मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ जॉब कार्ड। जॉब कार्ड होगा क्या? इट इज़ ओपनड फॉर ईच जॉब। जितने भी अलग अलग जॉब होंगे, हर जॉब के लिए, हर मैन्युफैक्चर के लिए एक जॉब कार्ड ओपन किया जाएगा और उसमें एंट्री की जाएगी अकाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। जितने भी मटेरियल उसमें यूज़ हो रहे हैं उनके अकाउंट का और उनकी क्वांटिटी का और उनके वैल्यू का अकाउंट इस जॉब कार्ड में मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि जॉब कार्ड से आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ आउटटर्न ये असरटेन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होगा मतलब मैन्युफैक्चर चलाने के लिए जो आपको कॉस्ट जो लग रहा है उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ आउटटर्न होता है जो आपने प्रोड्यूस किया, जो मटेरियल प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, उसके अल्टीमेट प्रोडक्शन में, उसके मैन्युफैक्चर करने में आपको टोटल कितना कॉस्ट लगा है, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ आउटटर्न। तो ये दोनों चीज़ें आप जॉब कार्ड से असरटेन कर सकते हैं, वहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रजिस्टर ऑफ मैन्युफैक्चर अकाउंट विच इज़ मेंटेन इन फॉर्म नंबर 42। सो CPWA फॉर्म नंबर 42 इज रजिस्टर ऑफ मैन्युफैक्चर अकाउंट और इसमें एंट्री की जाती है प्रोग्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का जो प्रोग्रेस है उसकी एंट्री की जाएगी इन फॉर्म नंबर 42, दैट इज रजिस्टर ऑफ मैन्युफैक्चर अकाउंट। इसके बाद कहा गया कि अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर नॉट केप्ट ओपन इंडेफिनेटली। जो मैन्युफैक्चर का अकाउंट होगा उसको हमेशा आपको ओपन करके नहीं रखना है। जैसे वर्क के केस में क्या होता था कि जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक उसका अकाउंट ओपन रहता था, लेकिन मैन्युफैक्चर के केस में ऐसा नहीं है, हमें उसको हमेशा ओपन नहीं करके रखना। तो क्या करना है, 2 केसेस हैं। पहला केस है अगर सीजनल वर्क है, मतलब ऐसा कोई मैन्युफैक्चर जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, तो जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होगा हम उस मैन्युफैक्चर अकाउंट को क्लोज कर देंगे और अगली बार या अगले साल जब वो सीज़न फिर से आएगा तो हम फिर से नया मैन्युफैक्चर अकाउंट ओपन कर लेंगे। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चर है जो केवल समर में, केवल गर्मी में होता है, तो जैसे ही गर्मी के दिन ख़त्म होंगे हम मैन्युफैक्चर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अगले साल फिर गर्मी आएगी, हम फिर से नया मैन्युफैक्चर अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो ये तब हुआ अगर सीजनल वर्क है, इट इज़ क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द सीज़न। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई वर्क है जो सीजनल नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है, तब क्या करेंगे, देन इट इज़ पीरियोडिकली इसको क्लोज करना है और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ठीक है, तो आपको पीरियोडिकली अपने हिसाब से उसको क्लोज करना है और साल में कम से कम एक बार आपको उस मैन्युफैक्चर अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशनल चार्जेस, मतलब जो अलग अलग चार्जेस होंगे उनको हम किस तरह से डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किस तरह से क्लासीफाई होंगे या रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले इसमें है डायरेक्टली डेबिटेड विद रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर इंसिडेंटल चार्जेस। तो ये 3 तरह की चार्जेस जो हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर अकाउंट में डेबिट की जाएंगी। आप में से बहुत लोगों ने डेबिट और क्रेडिट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो अगला वीडियो डेफिनेटली इज गोना बी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो फिलहाल ये समझते हैं कि ये 3 जो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर अकाउंट में डेबिट की जाएंगी। सबसे पहला है रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चर में वो डायरेक्टली डेबिट होगा। जो लेबर वहाँ लगाए गए हैं उनका कॉस्ट, उनके जो वेजेस होंगे वो डायरेक्टली डेबिट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई अदर इंसिडेंटल चार्जेस है जो वहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो भी हम डायरेक्टली डेबिट करेंगे मैन्युफैक्चर अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ऑन अदर्स बिहाफ, अगर हम ये मैन्युफैक्चर किसी दूसरी बॉडी के बिहाफ में कर रहे हैं, दूसरा गवर्नमेंट, दूसरी डिवीज़न या कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी के बिहाफ में कर रहे हैं,
तब हम टूल्स एंड प्लांट्स और इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस उससे रिकवरी करेंगे। ठीक है, तो जो टूल्स एंड प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चर में, उसका कुछ परसेंटेज हम उससे रिकवरी करेंगे, प्लस हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारा जो परमानेंट स्टाफ है, उनके वेजेस का, उनकी सैलरी का भी एक हिस्सा हम उनसे लेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ 50 मैन्युफैक्चर चल रहे हैं, 50 में से एक मैन्युफैक्चर है जो हम किसी दूसरे के बिहाफ में कर रहे हैं, तो हम 50 मैन्युफैक्चर में हमारा एस्टेब्लिशमेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एक मैन्युफैक्चर में जितना अमाउंट आएगा वो हम दूसरी बॉडी से रिकवरी कर लेंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर हमने दूसरे के बिहाफ में किया तो हम टूल्स एंड प्लांट्स और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज उससे रिकवरी करेंगे, लेकिन हमारे खुद के जो मैन्युफैक्चर हैं उस केस में ये टूल्स एंड प्लांट्स और एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस मैन्युफैक्चर में काउंट नहीं होते। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है रोड मेटल डिगिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चर अकाउंट। मतलब रोड मेटल डिगिंग मतलब ज़मीन से हम रोड मेटल निकाल रहे हैं, खुदाई करके रोड मेटल बाहर निकाल रहे हैं, डिगिंग हो रही है उसकी, तो ये जो प्रोसेस है ये मैन्युफैक्चर में कंसिडर नहीं होता और इसका अकाउंट भी मैन्युफैक्चर अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक, इसका जो प्रोसेस है ये हमने स्टोर्स में पढ़ा था, वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा अगर कि उसका प्रोसेस कैसा होता है रोड मेटल डिगिंग का। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल चार्जेस, लैंड किल्स एट्सेट्रा के, मतलब ज़मीन वगैरह कुछ अगर आपको अलॉट किया जाता है मैन्युफैक्चर के लिए तो उसके चार्जेस कैसे क्लासीफाई होते हैं, कैसे डेबिट होते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया कि अगर एक ही सीज़न के लिए ज़मीन आपको मिला है और आपको पता है कि ये जो आपको लैंड मिला है ये एक ही सीज़न में इसका यूज़ हो सकता है, इसके बाद उसका यूज़ नहीं हो सकता, तो क्या होगा कि वो पूरा जो चार्ज है लैंड एक्विजिशन का, वो पूरा चार्ज डेबिट कर दिया जाएगा उस मैन्युफैक्चर को। मतलब मान लीजिए आपने 1 करोड़ में ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन पे आप एक ही बार कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसके आगे उस ज़मीन का आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो पूरा का पूरा जो 1 करोड़ है वो उस मैन्युफैक्चर को आप डेबिट कर दोगे, मतलब वो उसी मैन्युफैक्चर का कॉस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इफ़ इट इज़ यूजेबल फॉर मोर देन 1 सीज़न, जो ज़मीन आपने खरीदी है अगर उसका एक से ज़्यादा सीज़न में यूज़ होना है, एक से ज़्यादा सीज़न में उसमें मैन्युफैक्चर होना है, तब आप पूरा 1 करोड़ का अमाउंट उस पहले ही सीज़न के मैन्युफैक्चर में नहीं डेबिट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो अमाउंट है उस लैंड का उसको आप डेबिट करेंगे इस हेड में, विच इज़ लैंड किल्स एट्सेट्रा। तो पूरा 1 करोड़ का अमाउंट आपने सबसे पहले इसमें लेके डेबिट कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से आपको पीरियोडिकली धीरे धीरे उसको रिलीज़ करना है, रिकवर्ड पीरियोडिकली, मतलब आपने यहाँ ले जाके डेबिट तो कर दिया, लेकिन अब आपको जितने सीज़न तक उसमें मैन्युफैक्चर चलेगा तो इसमें से उसको क्रेडिट करना है और उस साल के मैन्युफैक्चर अकाउंट में या उस सीज़न के मैन्युफैक्चर अकाउंट में ले जाके उसको डेबिट करना है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पता लगाना होगा कि उस लैंड में कितने सीज़न तक मैन्युफैक्चर हो सकता है। अब जितने सीज़न तक उसमें मैन्युफैक्चर हो सकता है तो हर सीज़न में वो एक सुटेबल अमाउंट लैंड किल्स एट्सेट्रा पे क्रेडिट किया जाएगा और ये अमाउंट लेके डेबिट किया जाएगा उस पर्टिकुलर सीज़न के मैन्युफैक्चर अकाउंट में। तो मान लीजिए 10 साल तक उसमें मैन्युफैक्चर होना है, तो 10 साल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट यहाँ से हम क्रेडिट करेंगे और उसको ले जाके डेबिट करेंगे उस एक एक साल के मैन्युफैक्चर अकाउंट में, सो दैट अल्टीमेटली ये लैंड किल्स एट्सेट्रा इज़ टोटली फ्री। मतलब ये जो 1 करोड़ का अमाउंट हमने यहाँ डेबिट किया था वो पूरा क्लियर होना चाहिए एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर है रिकवरी करने का कि हर साल कितनी कितनी रिकवरी होगी और कितने सीज़न तक रिकवरी होगी, उसको आपको नोट करना है इन फॉर्म नंबर 12। फॉर्म नंबर 12 जो है प्राइज्ड स्टोर लेजर, उसमें आपको इसको नोट करना है और बिना इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर उन्होंने बता दिया एक बार कि किस साल या किस सीज़न में कितनी रिकवरी होनी है, तो हर सीज़न में उतने सीज़न तक, जितने सीज़न उसमें स्पेसिफाई किया होगा उस ऑर्डर में, उतने सीज़न तक उतना ही अमाउंट रिकवरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर ये जो लैंड हमने यहाँ ख़रीदा है मैन्युफैक्चर के लिए, इसको अगर हमने लेंट आउट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है, हमने किसी दूसरे को उसको किराए पे दे दिया, तो क्या होगा कि वहाँ से जो रेंट आएगा, द रेंट रिसीव्ड इज़ क्रेडिटेड टू, तो ये जो रेंट आया वहाँ से ये कहाँ क्रेडिट होगा। तो ये एक कन्फ्यूज़न है कि 2 जगह हो सकते हैं, या तो जो रेंट आया उसको हम मान सकते हैं कि वो हमारी रेवेन्यू है, या फिर ये जाके क्रेडिट हो सकता है लैंड किल्स एट्सेट्रा पे। तो इसमें याद रखिएगा इसको हम रेवेन्यू नहीं मानेंगे, ये जाके क्रेडिट होगा लैंड किल्स एट्सेट्रा पे। तो जब हमने ज़मीन खरीदा वो जाके डेबिट हुआ लैंड किल्स एट्सेट्रा पे,
और अगर इस ज़मीन को हम किसी दूसरे को किराए पे देते हैं तो अब जो रेंट आएगा ये आपके क्रेडिट भी होगा, तो ये लैंड, किल्स एट्सेट्रा पे ही क्रेडिट होगा। चैप्टर का तीसरा और आखिरी पार्ट है जनरल अकाउंट, मतलब जो अकाउंट प्रोसीजर है वो कैसा होता है मैन्युफैक्चर अकाउंट में। सबसे पहले ये कहा गया कि मैन्युफैक्चर अकाउंट इज़ अ सस्पेंस अकाउंट। मैन्युफैक्चर अकाउंट एक सस्पेंस अकाउंट है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर अकाउंट को क्लियर करके किसी दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है कैन नॉट बी क्लियर्ड अनटिल क्लोज्ड, लेकिन जब तक ये मैन्युफैक्चर अकाउंट क्लोज नहीं होगा तब तक उसको क्लियर भी नहीं करना है। मतलब जिस टाइम हमें क्लोज करना है मैन्युफैक्चर अकाउंट को, उस टाइम हमें उसे क्लियर करना है, किसी दूसरे फाइनल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद हम मैन्युफैक्चर अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसके बाद इसमें है दैट मैन्युफैक्चर इज़ अ सब हेड विच इज़ अंडर स्टॉक सस्पेंस हेड। स्टॉक एक सस्पेंस हेड होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है इसमें दो चीज़ें, पहला ऑपरेशंस और दूसरा आउटटर्न। ये हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस मतलब जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं मैन्युफैक्चर पे उनका प्रोसीजर क्या होगा, और आउटटर्न का मतलब मैन्युफैक्चर से जो मटेरियल या जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, उनका प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशंस का। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है इट इज़ सपोज स्टॉक, और स्टॉक का एक पार्ट है विच इज़ मैन्युफैक्चर। अब होगा क्या कि मैन्युफैक्चर में हम अगर पढ़ते हैं ऑपरेशंस की बात, तो हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि 3 चीज़ें हैं जो ऑपरेशंस में आती हैं, 3 चीज़ें हैं जो उसमें जाके डेबिट करनी है। सबसे पहला लेबर का, दूसरा मटेरियल का और तीसरा इंसिडेंटल चार्जेस का। तो लेबर, चूँकि लेबर स्टॉक का पार्ट नहीं है तो जो लेबर का चार्ज आएगा वो इसमें बाहर से आएगा, जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो इसमें बाहर से आएंगे, लेकिन जो मटेरियल इसको आएगा वो यहाँ से ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गए ऑपरेशंस। तो जब भी कोई चीज़ इसमें आता है, चूँकि ये स्टॉक का पार्ट है तो इसमें आइदर आपको रिसीट दिखाना है या फिर आपको इशू दिखाना है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर अकाउंट में आ रही हैं, जो भी ऑपरेशंस वाली चार्जेस होंगी उसको आप यहाँ पे रिसीट दिखाएंगे। आप दिखाएंगे कि आप मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैन्युफैक्चर अकाउंट में ऑपरेशंस चार्जेस आएंगी, चाहे वो लेबर चार्जेस हों, चाहे वो अदर इंसिडेंटल चार्जेस हों, या फिर चाहे वो कोई मटेरियल इसको जा रहा है स्टॉक से, तो आप मैन्युफैक्चर अकाउंट में उसको रिसीव ही दिखाएंगे। लेकिन इन दोनों की बात तो हम छोड़ दें, लेकिन ये मटेरियल है जो यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे तो इसको रिसीव दिखाया जाएगा, लेकिन स्टॉक के जिस हेड से ये जा रहा है इस हेड में इसको इशू भी साथ में दिखाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि मटेरियल जिस पर्टिकुलर हेड से मैन्युफैक्चर हेड में जा रहा है, ये इनसाइड स्टॉक ही चल रहा है सब कुछ, तो जिस हेड से गया वहाँ पे इशू भी दिखाना है, और जब ये मैन्युफैक्चर में गया तो मैन्युफैक्चर में इसको रिसीव भी दिखाना है। ये हो जाएगा आपका ऑपरेशंस चार्जेस। इसके बाद हम देखते हैं आउट टर्न की, मतलब जो मटेरियल मैन्युफैक्चर से प्रोड्यूस होकर बाहर निकलेंगे, मैन्युफैक्चर होकर बाहर निकलेंगे, उनका क्या होगा। तो इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैन्युफैक्चर का जो मटेरियल है वो प्रोड्यूस होकर सीधा स्टॉक में ही आ गया, ठीक है, या फिर हो सकता है ये यहाँ से प्रोड्यूस होकर बाहर कहीं हमने दूसरे डिवीज़न को भेज दिया, या फिर हो सकता है हमने सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों पॉसिबल हैं, या तो ये स्टॉक में ही आएंगी या फिर स्टॉक के बाहर दूसरे डिवीज़न को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को या दूसरी बॉडी को हम उसको सेल भी कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि यहाँ के लिए तो ये इशू ही है, मैन्युफैक्चर के लिए दोनों केस, ये भी इशू है और ये भी इशू है। तो अब ये जो अब मटेरियल यहाँ से जा रहा है, ये जो आउटटर्न हो रहा है, ये मैन्युफैक्चर अकाउंट में इसको इशू दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये अब स्टॉक में आ रहा है तो जिस पर्टिकुलर हेड में आ रहा होगा, ठीक, उस हेड में इसको रिसीव दिखाया जाएगा। अब ना यहाँ के लिए ये रिसीव है, इसका मतलब ये जो मटेरियल अब यहाँ आ रहा है वो यहाँ क्रेडिट होगा मैन्युफैक्चर अकाउंट में, और जिस हेड में जा रहा है यहाँ पे इसको डेबिट किया जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रोसेस। जो बाहर जा रहा है वहाँ के लिए भी, चूँकि ये यहाँ से जा रहा है मैन्युफैक्चर से, तो इसको आप मैन्युफैक्चर अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। अब आगे आपको डेबिट कहाँ करना है वो डिपेंड करता है कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह का है। मान लीजिए कैश में आप रिकवरी करते हैं तो आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी ऑपरेशंस और आउटटर्न की। इसके बाद लास्ट में दो चीज़ें हैं। पहला ये कहा गया कि इफ़ रेट इज़ डिफरेंस, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग यहाँ मटेरियल हैं उन मटेरियल्स की
और मैन्युफैक्चर के बाद जो मटेरियल निकली है उस मटेरियल के रेट में अगर डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, तब हम उसका कैलकुलेट करेंगे एवरेज, मतलब जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसका और जो इशू यहाँ से मैन्युफैक्चर से जो प्रोड्यूस हुआ है मटेरियल उसका, इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज निकालने का प्रोसेस कुछ अलग हो सकता है वेटेड एवरेज हो, ठीक है, हो सकता है सिंपल एवरेज हो, जैसा भी एवरेज हो उतना डिटेल हमें नहीं जानना, हम उसको एवरेज निकाल के दोनों को हम जो टोटल स्टॉक का जो वैल्यूएशन करेंगे। लास्ट में है इफ़ मैन्युफैक्चर ऑन अदर्स बिहाफ, अगर दूसरी बॉडी, दूसरे गवर्नमेंट, दूसरे डिवीज़न या नॉन गवर्नमेंट बॉडी के बिहाफ में हम कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनसे हमको सुपरविज़न चार्जेस नहीं लेना है। हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ले लेंगे, हम टूल्स एंड प्लांट्स के चार्जेस ले लेंगे, लेकिन हम सुपरविज़न चार्जेस उनसे नहीं लेंगे। तो ये इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका चैप्टर मैन्युफैक्चर। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।